चलिए साथियों, नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो थर्ड पार्ट है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, किसी भी गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाने से पहले आपका वर्ल्डरीम वेलनेस और वर्ल्डरीम वेलनेस के प्रोडक्ट पर फेथ होना क्यों जरूरी है। हम आज नए नए ज्वाइन हुए, हम आज भी तो गेस्ट को लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास होना क्यों जरूरी है। होता क्या है ना, जब हमने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया होता, हमारा फेथ नहीं होता। देखो फेथ कैसे बनता है, जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, खुद रिजल्ट अपने पे या अपनी फैमिली के अंदर रिजल्ट लेंगे। आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया, अपने परिवार में आपने रिजल्ट लिया, आपको पता होगा कि हाँ इसमें इसका ये बेनिफिट है, ये इसका रिजल्ट है। लेकिन जब हमने खुद रिजल्ट नहीं लिया होता, आगे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अब जब बिना कॉन्फिडेंस के आप गेस्ट को अप्रोच करना शुरू करोगे, उससे क्या होगा, गेस्ट ने आपसे दो तीन सवाल पूछ लेने हैं। अच्छा ये प्रोडक्ट है, कैसा है। आप बोलोगे यार ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा यार मैं यूज कर लूं, ठीक तो हो जाऊंगा ना। बोले, हाँ शायद हो ही जाओगे, यूज करके देख लो। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उसको बोलने का, क्योंकि अभी तो आप खुद डाउट में हो कि पता नहीं रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। 2900 रुपए का मैं इसको अल्ट्रा हेल्थ दे दूं, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी हमारे पातड़ अपना टोहाना के अंदर ललित जी हैं, वो उन्होंने 3 दिनों के अंदर ज्वाइंट पेन के अंदर रिजल्ट लिया, सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अब उनका आप कॉन्फिडेंस देखोगे, उतने कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो पहले अपने पे रिजल्ट ले चुके हैं बहुत सारे। अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है जब हम प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं। तो पहले हमने अपना फेस डेवलप करना है, खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्लान देखना है, उसको अच्छे से समझना है, कुछ दिन ट्रेनिंग लगानी है। फिर आपने गेस्टों को अप्रोच करना शुरू करना है कॉन्फिडेंस बना के। आपका ये होना चाहिए, भाई मैं बैठा हूँ, यूज कर, मेरी जिम्मेवारी है तो यूज कर प्रॉपर तरीके से। 3 से 6 महीने जो उसका ट्रीटमेंट होता है, अगर आप लोगे, रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंस दिलवाना होता है। लेकिन ये बात भी बोलनी है कि प्रॉपर यूज करोगे 3 महीने। कई लोग 3 दिन यूज करके बोल दें, 1 महीना यूज करके बोल दें जी मेरी शुगर तो ठीक नहीं हुई। 1 महीने में शुगर नहीं ठीक होती, 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो जो उसको टाइम लगना है वो भी बताया करो, भाई इतना टाइम यूज कर, मैं बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। जब आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा ना, तो बंदा प्रोडक्ट यूज करता है, या फिर वो आपके साथ बिजनेस शुरू करता है। सेम बिजनेस है कि भाई आप आओगे, आपको कामयाब बनाना मेरी जिम्मेवारी है, मैं बैठा हूँ, 3 से 6 महीने हमें दे दो, सिस्टम के हिसाब से चल लो। आप चाहे 50,000 से शुरू करो, आपको कामयाब करना मेरी जिम्मेवारी है, मेरी गारंटी है। आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो ही कोई आपके साथ आएगा। अदरवाइज जब हम बिना सीखे बिना कॉन्फिडेंस के किसी को इनवाइट करते हैं, वो आपसे पूछ ले कि मैं ये कर लूं, आप बोलोगी देख ले भाई कर ले, लगना तो कुछ है नहीं, रिस्क तो कुछ है नहीं, क्या पता चल ही जाए, चल गया तो ठीक है, नहीं चला नुकसान क्या है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर कहते हैं जी कोई ज्वाइन नहीं होता, है ना। तो ये बातें नहीं करनी कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला नुकसान क्या है। भाई चलाएंगे, मैं बैठा हूँ, मैंने किया है, मेरी टीम बनाई है, मेरे को पता है इतना, तो मैं आपको 50-60 हजार तो मैं आपको कमाना सिखाई दूंगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हाउ टू बिल्ड फेथ। अब ये आपको मैं ऑलरेडी कवर कर ही चुका हूँ कि किसी भी चीज पे विश्वास कैसे होता है, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले प्रोडक्टों को इस्तेमाल करें, इसलिए बार बार बोलते हैं प्रोडक्ट यूजर बने। एटलीस्ट सभी प्रोडक्ट आप यूज करें, मैं नहीं बोल रहा एक ही साथ करें। अभी अल्ट्रा हेल्थ यूज कर रहे हो, वो कर लो, फिर डिटॉक्स कर लो, वो खत्म हो गया, ब्लैक डायमंड कर लो, रिफ्रेश करो, चेंज कर करके कर सकते हैं। मैंने कुल्फी वाला प्रोटीन लिया, अभी मैंने मैंगो वाला ओपन किया हुआ है, वो यूज कर रहा हूँ। मुझे पता है उसके क्या रिजल्ट है, मुझे पता है उसका टेस्ट कैसा है। मैंने किसी, मेरी टीम में गेस्ट होता था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर था, वो किसी को ना एलोवेरा दे आया, अपना ब्लैक डायमंड है जो, तो उसको एलोवेरा दे आया, और उसका कस्टमर कुछ दिन के बाद एलोवेरा रिटर्न कर गया। और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी मुझे कॉल करके बोल रहा है, कहते सर कस्टमर ना एलोवेरा वापस कर गया खुला खिलाया। माँ जी क्यों, कहते सर एलोवेरा ना खराब हो रखा था। मैं खराब हो रखा, कहता हाँ सर वो काले काले रंग का हो रहा सीगा, ब्लैक कलर का हो रहा था। हाँ भाई उसका कलर ब्लैक ही होता है, नेचुरली वो खराब नहीं है। अब उसने भी मान लिया, कस्टमर ने बोला भाई ये तो ब्लैक है, ये तो काला काला सा हो रखा है, और उसने भी मान लिया भी हाँ ये खराब है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं भी ये इसका नेचुरली कलर ब्लैक ही है, क्योंकि इसमें चारकोल डाला गया है। उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा है, वो कहता है देखो टेस्ट भी डिफरेंट सा है, एलोवेरा तो वाइट कलर का होता है, उसने कोई पतंजलि वगैरह का एलोवेरा पहले यूज किया होगा।
कहता है एलोवेरा तो वैसा होता है, ये तो ब्लैक कलर का है, वापस कर गया। अब किसकी गलती? कस्टमर की? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर की। उसको पता ही नहीं था, उसने यूज किया होता, उसने रिजल्ट लिया होता, उसको टेस्ट पता होता, वो बताता कि नहीं भाई इसका कलर ऐसा ही होता है। ठीक है जी। इसीलिए बोलते हैं प्रोडक्ट यूज करो, यूज करोगे फेथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। किसी भी कंपनी के बंद होने के पीछे क्या रीजन होता है, एंड किसी भी कंपनी के लाइफ टाइम चलने के पीछे क्या रीजन होता है। अक्सर आपको लोग बोल देंगे ये कंपनियां तो बंद हो जाती हैं, ये नहीं चलती, ये वो, है ना। देखो, कोई भी कंपनी बंद वो होती है जिसने किसी का कुछ देना होता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल, एक कंपनी का नाम ले लूं, D9 करके कोई कंपनी आई है, कहते जी आप 10,000 रुपये लगा दो, आपको 75 महीने तक आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। हर महीने आपको 400 400 करके मिलते रहेंगे। अब मुझे ये बात बताओ, आज हमने पैसे लगा दिए, पैसे हमारे 3 गुना कब होंगे? 75 महीने, यानी कि मोटा मोटा 6 साल के बाद। अब पहले 1 साल में करोड़ों खरबों रुपए उसमें निवेश कर दिए। मान लो मैंने 10,000 लगा दिए, मेरे को पैसे वापस आ गए। मैं बोलूंगा, मैं जसविंदर जी को बोलूंगा देखो सर मेरे को हर महीने इतने पैसे आते हैं। जसविंदर जी भी बोलेंगे जूस किया, ये बोलेंगे अकविंदर मैम देखो इतने पैसे आते हैं, ये बोलेंगे जसवीर जी देखो इतने पैसे आते हैं। अब 3 4 महीने तो आ रहे हैं, शुरू शुरू में हुआ क्या, पहले साल में करोड़ों रुपए लग गए। अब कंपनी के पास मान लो 100 करोड़ रुपया आ गया, उस कंपनी ने देना कितना है? 300 करोड़। तो वो दिमाग खराब हुआ है, वो 100 करोड़ लेके अपना ताला लगा देंगे, भाग जाएंगे, है ना। कंपनियां नहीं भागती, हम लोग ही उनको भगाते हैं। जब हम आज पैसा देके भी चलो, 6 साल बाद पैसा दे देना, 6 साल किसने देखे, 6 दिनों का विश्वास नहीं है लोगों का। जहां पे जिस कंपनी में जिस कंसेप्ट में आज आपसे पैसे लेके भविष्य में रिटर्न देने का वादा किया जाए, वो भागती ही भागती है। आज तक इतिहास गवाह है, कोई सिंगल कंपनी भी नहीं टिकी जो इतना चली हो। चाहे आप पर्ल की बात कर लो, चाहे क्राउन की बात कर लो, चाहे क्रिप्टो की बात कर लो, चाहे आजकल जो कंपनियां चल रही हैं। आज गलती किसी की है तो हम लोगों की है, हम अपने लालच में आके उन कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं। दूसरी कंपनियां कौन सी बंद होती हैं? जहां पे प्रोडक्ट नाम का होता है, इन्वेस्टमेंट ही करवानी होती है, जैसे फ्यूचर मेकर आई थी, जैसे ये D9 वगैरह चल रही है, और भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो लेकिन लंबा समय कौन सी कंपनी चलती है? जिस कंपनी में हाथों हाथ आपकी देनदारी खत्म हो रही है। आपने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, अब कल को कंपनी ने आपको कुछ देना है जी। आपने पेमेंट दी, कंपनी ने सामान दे दिया, बात खत्म। आपकी लेनदारी खत्म, कंपनी की देनदारी खत्म, तो कंपनी क्यों भागेगी? भागेगी भी तो क्या लेके भागेगी? देखो, कंपनी भागेगी वही ना जिसके पास भागने को कुछ होगा। आपसे पैसे लेके सामान दे दिया, 7वें दिन पे आउट भी दे दिया। पे आउट भी कोई ये नहीं कि 6 महीने बाद आएगा, साल बाद आएगा, 6 साल बाद आएगा। वीरवार को आपने क्लोजिंग की, शुक्रवार को आपके खाते में पैसे आ गए, कंपनी ने आपको कुछ देना नहीं, तो क्यों भागेगी, क्यों बंद होगी? और जो पैसे देने भी हैं, वो आप ही के पैसे से देने हैं। जो हमने बिजनेस किया इस सप्ताह में, उसी बिजनेस में से तो पैसे देने हैं, कौन से अपनी जेब से देने हैं कंपनी ने, है ना। तो ऐसी कंपनियां जो जेन्युइन है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉ बना है उसके अंडर जो काम करती हैं, वो कभी भागती नहीं है। अब मान लो आप हो, आपका बिजनेस है, आप मान लो हलवाई हो, मान के चलो आपका मिठाई की दुकान है, आप अपने शहर में पूरे फेमस हो, शहर छोड़ो आप पूरे भारत में फेमस हो, तो आप अपनी दुकान क्यों बंद करोगे जब आप ऑलरेडी फेमस हो? आपकी कमाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जो जेन्युइन कंपनियां होती हैं, मैं सिर्फ वर्ल्ड वेलनेस की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी जेन्युइन कंपनीज हैं जो चल रही हैं, चलती आई हैं, चलती रहेंगी, वो भागने वाली नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं इन कंपनियों के अंदर। ठीक है जी। गेस्ट को अब आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनियां भागती हैं, कौन सी नहीं भागती, ताकि कोई आपसे सवाल पूछे कि ये तो भाग जाएगी, आप उसे समझा पाओ। ठीक है। गेस्ट को अप्रोच करते समय आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होता क्या है, सम टाइम ना, जैसे एक टीम में ही था पर्सन,
आजकल तो चलो नहीं है। वो कहता सर एक ना नया मुर्गा सेट किया है, नया मुर्गा सेट किया, आपसे मिलाऊंगा। हाँ जी, मुर्गा सेट किया है मतलब? हम तो वहाँ कोई मुर्गे मर्गे का काम करते नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ वैसे भी। पता नहीं, नहीं सर एक बंदा है, तकड़ी सामी है। माँ यार, ये आपका जो एटीट्यूड है ये बहुत गलत है। इसका मतलब तो हम ये सोच लेके चल रहे हैं कि हम खुद मुर्गे हैं, हम खुद फंसे हैं, अब लोगों को फंसाएंगे, है ना? तो गेस्ट को अप्रोच करते वक्त ना, आपका नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को सेट करने जा रहे हो, आप किसी को फंसा रहे हो, आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो। आपका, आप भाई उस व्यक्ति को, आप मुझे ये बताओ, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपने कोई लाखों करोड़ों नहीं लगाने, कमा कितने सकते हो? माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन अर्निंग पोटेंशियल कितना है, कितने पैसे यहां से कमाए जा सकते हैं? उतने, लाखों करोड़ों जी। जी बिल्कुल, उतने जितने पैसे आप आप चाहो। यहां से कमा सकते हो जितने आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों खरबों रुपए लगा के कमाने थे। आप 100 करोड़ 200 करोड़ लगा के जो बिजनेस खड़ा करते, अगर उसमें कामयाब होते, वो पैसे आप वर्ल्ड वेलनेस से कमा सकते हो बिना करोड़ों रुपए लगा के। एक पर्सन थे, वो कहा करते थे कि लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के लाखों तो कोई भी कमा सकता है, मजा तो तब है कि आपने लगाया भी कुछ नहीं और करोड़ों रुपए आप कमा सको। तो वर्ल्ड वेलनेस ऐसा बिजनेस है जिससे आप बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के करोड़ों रुपए कमा सकते हो। एक ऐसा बिजनेस, आप जॉब, मैंने खुद 2 साल जॉब की है, आपने भी की होगी, आपका भी एक्सपीरियंस होगा। वहां पे 10,000 से 1 लाख सैलरी पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 40-50 साल निकल जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वेलनेस ऐसा बिजनेस जहां पे 10,000 से 1 लाख पहुंचने में आप क्या पता अगले ही महीने पहुंच जाओ। अगर इसका मैं आपको, आपने एक्सपेरिमेंट देखना, आप रामदेव सर का पे आउट पूछ सकते हो पर्सनली कॉल करके, कितना है आपको पता चल जाएगा। यहाँ एक क्लोजिंग के अंदर अपना लाख से प्लस आप पे आउट निकाल सकते हो, इतना आपके पास मौका है। दूसरा, आप करोड़ों रुपए लगा के भी कोई बिजनेस खोलोगे, वो आपके एरिया तक सीमित रहेगा। लेकिन वर्ल्ड वेलनेस सिर्फ आपके एरिया तक नहीं, आप चाहो तो इसे अपने पूरे शहर में फैला सकते हो, चाहो आप उसे पूरे अपने स्टेट में फैला सकते हो, चाहो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला सकते हो, पूरे भारत में फैला सकते हो, और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में आप इस अपने बिजनेस को फैला पाओगे। तो एक ऐसा बिजनेस जिसे आप दुनिया में फैला पाओ, वो अगर आपने वर्ल्ड ड्रीम छोड़ दो, अगर ट्रेडिशनल में करना पॉसिबल है पॉसिबल, लेकिन खरबों रुपए उसके लिए चाहिए पूरे वर्ल्ड में। अगर अपना बिजनेस आप रिलायंस की तरह या और बड़े ब्रांड्स की तरह फैलाना चाहते हो, खरबों रुपए में इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या लगा? कुछ भी नहीं। और बड़ी बात, करोड़ों खरबों रुपए कमा लगा के भी ना, आप जो बिजनेस चलाओगे उसमें सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। वो काम चले ना चले, चलो मान के चलते हैं चल गया, भगवान ना करे कल हम दुनिया में ना रहे, क्या वो बिजनेस फिर भी चलता रहेगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताला लगते देखा है मैंने। मान लो मैं किसी काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा हॉस्पिटल चला रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले थोड़ी ना डॉक्टर हैं, वो थोड़ी ना चला पाएंगे उसको। जैसे रामदेव सर कहते हैं कि लोग तो जिंदा लोगों के पैसे मुकर जाते हैं, मरने के बाद कौन देने वाला है? तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे जाने के बाद भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमारी फैमिली के नाम ट्रांसफर होगा, हमारा जो पे आउट आ रहा है, जो भी आपका 20-50 लाख रुपए महीना आ रहा होगा, आपकी फैमिली को वो आता रहेगा। अब ऐसा बिजनेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका जिससे किसी व्यक्ति की आने वाली पुश्तें तक सुधर सकती हैं, ये जब हम किसी को बताने जा रहे हैं तो हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? कुछ लेने वाला, कि हम उससे कुछ लेने जा रहे हैं, या कुछ देने वाला? बताएं जी। देने वाला। बिल्कुल सही कहा। हम भाई, आप अगर किसी को प्लान देने जा रहे हो, दैट मीन्स आप उस व्यक्ति पे एहसान कर रहे हो। उस व्यक्ति के पास जिंदगी चेंज करने का लगता है कोई और मौका होगा?
वहां से वो अपने सपने ले पाएगा। बाइक है, बाइक से गाड़ी पे भी वो पहुंच पाएगा। लग्जरी छोड़ दो, 10-12 लाख की गाड़ी भी क्या वो ले पाएगा? है आज मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी? लेकिन आपके पास है, आप उसको वो मौका देने जा रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए, ये नजरिया होना चाहिए कि मैं जाऊंगा, जसविंदर जी को प्लान बताऊंगा, जसविंदर जी की जिंदगी चेंज होगी। ना कि मैं बोलूं जसविंदर जी अगर आ जाए ना, 30,000 की आईडी लगा देनी है, मेरे को 4800 रुपये आ जाएंगे, मेरा रैंक अप हो जाएगा। नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, आप किसी पे जाओ, उस पे एहसान करने जाओ। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। शो नहीं करना आपने उसको, उसको भी कहीं जाके अकड़ मारनी शुरू कर दो, है ना? आपका कॉन्फिडेंस इस हिसाब से होना चाहिए कि आप किसी को देने जा रहे हो। और अगर जसविंदर जी सामने से मना कर दें, तो मुझे दुखी होना चाहिए, मुझे तरस आना चाहिए कि यार बेचारा, इसकी तो किस्मत ही माड़ी है। लक्ष्मी चल के खुद इसके पास आई थी। देखो भगवान खुद थोड़ी ना आएंगे, किसी को भेजेंगे ही ना, अपने मैसेंजर को, अपने अवतार को भेजेंगे ही तो। अब जैसे आपको वो स्टोरी सुनाऊं, आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी। कहते एक बार ना, पंडित जी थे, माइंड मत करना ठीक है, अपने कहीं अपने हिंदू भाई बुरा मान जाए। कोई ना कोई एग्जांपल तो लेनी थी, पंडित जी की लेते या मौलाना जी की लेते, है ना? तो पंडित जी थे, तो वो अपना बड़ा भगवान को मानते थे, हनुमान जी के बड़े कट्टर भक्त थे। तो उनका जब उनके गांव के अंदर ना फ्लड आ गया। अब जो लोग भाखड़ा के आसपास रहते हैं वो इसको और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो उनका अपना, सॉरी, घग्गर दरिया के आसपास रहते हैं, वहां फ्लड आते रहते हैं। तो वहां पे फ्लड आ गया, तो घुटनों तक पानी आ गया। गांव वाले आए, सरपंच आया, पंडित जी चलो निकलते हैं, पानी बहुत तेजी से पीछे से आ रहा है, मर जाओगे। वो कहते हैं ना ना, आप जाओ, मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, वो मुझे बचा लेंगे। पानी कमर तक आ जाता है। फिर जो वो रेस्क्यू वाले होते हैं वो बोट लेके आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी चलो, अब पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब डूब जाओगे। कहते हैं आप जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हनुमान जी मुझे बचा लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रामदेव सर बोल रहे हैं हम श्राप दे देंगे, पंडित जी के बारे में बात नहीं करनी। तो पानी और बढ़ता है, चेस्ट तक आ जाता है, शोल्डर तक आ जाता है। फिर क्या होता है, हेलीकॉप्टर वाले आते हैं, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंक दी जाती है, बोलते हैं पंडित जी आ जाओ, डूब जाओगे, बहुत ज्यादा मतलब पीछे से पानी बढ़ रहा है ना। वो कहते हैं टेंशन ना लो, हनुमान जी मेरे साथ हैं, मेरे को वो बचा लेंगे। पानी और आता है और पंडित जी डूब जाते हैं, मर जाते हैं। फिर जब भगवान के पास जाते हैं, हाँ जी सुनी होगी, आज इस जूम सेशन में जितने बैठे हैं 99% लोगों ने सुनी होगी। तो जब हनुमान जी के पास ऊपर जाते हैं, भगवान के पास, वो हनुमान जी से लड़ना शुरू कर देते हैं। कहते आपने जी, मैंने सारी जिंदगी आपकी पूजा की, आपकी आरती की, आपने मेरे को बचाया नहीं। हनुमान जी एक लगाते हैं कान के नीचे, कहते क्यों नहीं बचाया? पहले मैंने सरपंच को भेजा तेरे को बचाने के लिए, तू फिर नहीं माना। फिर मैंने किश्ती भेजी, तू फिर नहीं माना। फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, तू फिर नहीं माना। अब क्या मैं खुद आता? तो भगवान जी कभी भी खुद सामने आके दर्शन नहीं देंगे कि बेटा ये चीज कर लो, वो आपको मौका देंगे। अब उस मौके को पकड़ना ना पकड़ना वो हमारे पे है। तो अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हो और सामने वाला आपको मना कर रहा है, दैट मीन्स वो आपको मना नहीं कर रहा, वो अपनी किस्मत को, अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम्स को, अपनी लाइफ को मना कर रहा है। आपके जरिए भगवान ने आपको एक जरिया बनाया था कि जाओ आप उसको प्लान देने जाओ, आप उसकी जिंदगी चेंज करके आओ। अब वही व्यक्ति के कोई कर्म भी तो होते हैं ना, कुछ माड़े कर्म किए होंगे, नहीं अभी उसकी किस्मत में होगा अमीर बनना, है ना? अच्छा, किस्मत में विश्वास रखते हो? क्या कामयाब होने के लिए किस्मत का कोई रोल होता है? होता भी है और नहीं भी होता। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप मान लो किसी क्लास में ही पढ़ते हो। किस्मत है। हैं जी? कर्म ही किस्मत है, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप इस स्टोरी से, इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ जाओगे। आप मान लो 10वीं में पढ़ते हो, आपने पूरा साल स्टडी नहीं की, पढ़ाई ही नहीं की, फिर आप पेपर देने गए और आप फेल ही हो गए, आप फेल हो गए। फिर आप बोलो कि मेरी तो किस्मत ही माड़ी है। अब बताओ जी, इसमें कोई किस्मत का रोल है?
क्या रोल, आपने पढ़ाई नहीं करी भाई, कर्म नहीं किए, किस्मत क्या करेगी। हाँ, दूसरी सिनेरियो ये है कि आपने पूरा साल पढ़ाई करी, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाना था उस दिन आपको बहुत तेज बुखार हो गया, आप एग्जाम दे नहीं पाए। वहां पे किस्मत का रोल है ना वहां पे। अब आपका क्या कसूर था यार, या आपके चोट लगी, कोई इमरजेंसी आ गई, आपने तो पढ़ाई की थी ना, एग्जाम देते आप पास हो जाते, लेकिन आप जा नहीं पाए। यानी 5-10% ही रोल होता है, ज्यादा नहीं होता किस्मत का। 99% या 95% हमारे कर्मों पे ही डिपेंड होता है। लेकिन कुछ बुरे कर्म होते हैं, कुछ कुकर्म किए होते हैं, या कुछ किस्मत का ऐसे रोल होता है, वो निकल के आ भी जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है, दैट मीन्स उसके कोई ना कोई, वो पीछे कोई कर्म बुरे रहे रहे हैं जो आपको मना कर रहा है। आपको मना नहीं कर रहा, वो अपनी किस्मत को, अपने फ्यूचर को मना कर रहा है। ठीक है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ये नजरिया आपका होना चाहिए, समझे जी। आगे चलते हैं। अप्रोच करते समय आपका एटीट्यूड किसी कंपनी के मैनेजर जैसा क्यों होना चाहिए। देखो, आप मान लो जसविंदर जी हैं, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इनको कोई ऐसा मौका लग जाए कि ये 2-4 लोगों को और जॉब पे रख सकते हैं। इनको पता चल गया कि इनके डिपार्टमेंट में 2 लोगों की और जरूरत है, ये एक बंदे की और जरूरत है वहां पे, चाहिए डिपार्टमेंट में, है ना। और इनके सीनियर ने जसविंदर जी को बोला कि आप जिसको रेफर करोगे हम उसी को रख लेंगे। अब मैं जसविंदर जी को बोलूं कि जसविंदर जी कहीं जॉब पे रखवा दो, जसविंदर जी क्या बोलेंगे, हुसन भाई ऐसा कर, तू अपना रिज्यूमे वगैरह लेके ना कल इतने बजे पटियाला पहुंच जियो, या मेरे घर आ जियो, बैठ के बात करते हैं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि हुसन जी अच्छा आपको जॉब चाहिए, कोई बात नहीं, आप कहाँ पे मिल सकते हो सर, आप कब फ्री होगे, मैं आपके घर आ जाता हूँ आपको जॉब समझाने के लिए कि जॉब कैसे रहेगी, कितनी आपको सैलरी देंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे भाई काम चाहिए, पटियाला आ जा, रिज्यूमे लेके आना, अपनी फोटोज वगैरह लेके आना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, 2 लाख रुपया भी लेके आना साथ में, फिर जॉब मिलेगा। दो तो कम बोल दिया जी, 20-30 लाख रुपया लेके आना अगर जॉब चाहिए तो। नहीं, मेरे पास एक ही भर्ती है, मैं किसी और को रख लूंगा। कल 10 बजे, मतलब 10 बजे, अगर 10 से 10 मिनट भी लेट हो गए ना, फिर मत बोलना किसी और को रख लिया। तो हम पूरी अकड़ मारेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं। अरे वर्ल्ड ड्रीम में भी तो आप देने जा रहे हो, वहां पे तो आप उसको 2 लाख रुपए लोगे, उससे रिश्वत लोगे, उसका 10-20-50 हजार रुपए की जॉब मिलेगी, उसमें उसका क्या बनेगा। यहाँ पे तो व्यक्ति लाखों रुपए कमा सकता है। और फिर हम यहाँ पे छोटे क्यों बन के किसी को इनवाइट करते हैं कि हाँ जी सर, अच्छा आप बिजी हो, कोई बात नहीं, मैं आपके घर आ जाता हूँ, मैं मेरे सीनियर को भी आपके घर ही ले आता हूँ, आपको बता के जाएंगे बिजनेस क्या है। ये सही तरीका है, मुझे बताओ। आप काम करो भाई जर्नल मैनेजर की तरह, कि आप बॉस हो, मालिक हो, आप किसी को रोजगार देने जा रहे हो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं चंडीगढ़ में रहता था, और मेरी जो लिस्ट थी वो मूनक साइड की थी। 100 से ज्यादा लोगों को मैंने मूनक से चंडीगढ़ बुलाया सिर्फ प्लान दिखाने के लिए। मैं उनको, मेरी कॉलिंग ही इस तरह से होती थी, भाई काम चाहिए तो आ जा, चुप करके चंडीगढ़ आना पड़ेगा, क्या काम है कैसे है वो, आके यहाँ पे तेरा एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा, फिर वहां पे बताएंगे तेरे को तू कर भी सकता है या नहीं। चाहिए तो आ जा, नहीं तेरी मर्जी है, मेरे पास बंदे और बहुत है। थोड़ा सा इस तरह से एटीट्यूड रखा मैंने, आते थे लोग। अब इतनी दूर आते थे, फिर होता है इतनी दूर आए एक आधा प्रोडक्ट लेके ही जाएं, वो लेके ही भेजते थे वहां पे। ऑफिस बुलाते हैं, वहां पे 2-4 सीनियर भी होते थे, तो सीनियरों से थर्ड पार्टी भी करवा के भेजते थे। देखो, आएगा भी इतनी दूर वही व्यक्ति जो सीरियस होगा, जो सच में कुछ करना चाहता होगा, टाइम पास करने वाला आएगा ही नहीं। तो टाइम पास करने वाले पे आप प्लान देके अपना टाइम पास आप भी अपना वेस्ट मत ही करें, है ना। तो जर्नल मैनेजर की तरह अप्रोच करनी है। आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी से कुछ ले ही नहीं रहे। ठीक है, वो लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी जैसे मैं खुद ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी ऐड डाल दी थी टोहाना के ग्रुप के अंदर। ऑफिस में ना एक लड़की की जरूरत थी स्टाफ के लिए, तो मैंने ऐड डाल दी कि एक पढ़ी लिखी स्टाफ की जरूरत है, फीमेल स्टाफ की, जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हो। तो मुझे कॉल आई एक लेडी की, कहती जी मैं अपने जॉब के लिए वो पोस्ट डाली थी, माँ हाँ जी, क्या करते हो जी, मैंने ये, वो कहती मैंने ये स्टडी किया, माँ कोई जॉब एक्सपीरियंस रहा आपका, कहती ना जी। कहती जी क्या जॉब है, माँ आप ऐसा करो ऑफिस आ जाओ,
मैं आपका सीवी आगे फॉरवर्ड करता हूँ, आपको ऑफिस के कॉल आ जाएगी, आप ऑफिस आइएगा, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा, क्या काम है, क्या सैलरी रहेगी। वो कहते हैं ठीक है सर जी, ओके। उस लेडी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा से ये पूछने की क्या काम है, कितनी सैलरी दोगे, क्या है क्या है। मैंने उस कॉन्फिडेंस से बात करी और वो जॉब लेना चाहती है। तो सेम भाई बिजनेस में भी आप दे रहे हो, हम उस कॉन्फिडेंस से बात करें। जसविंदर जी पूछे क्या काम है, हाँ भाई जसविंदर भाई काम चाहिए। आप अपनी जॉब के साथ साथ बढ़िया 20-25 हजार रुपये कमा सकते हो। ये पूछें क्या काम है, काम क्या है क्या नहीं ये तो मिलके बताएंगे। आप ऐसा करो, घर कब आ सकते हो। ये बोले मैं तो अभी बिजी हूँ। देख जसविंदर भाई, मेरे को अभी 2 पर्सन ही चाहिए थे, 1 पर्सन मुझे मिल चुका है, एक मुझे और तलाश है। मैंने सोचा अपना भाई है जसविंदर है, विश्वास भी कर सकता हूँ यार, ईमानदार बंदा है, मेहनती भी है, तो क्यों ना इससे शेयर करूँ। देख अगर तो इंटरेस्टेड है, कमाना है पैसा, तो कल घर आ जा, कल 10 बजे पहुंच जियो, अपन बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं। भाई सिस्टम बहुत बढ़िया है, मैं आया था, मेरी अच्छी खासी यहाँ पे सेटिंग होगी, तू आता है तेरी भी करवा दूंगा। हाँ देखो नहीं चाहिए तो बता दे भाई, अभी मना कर दे, मेरा टाइम मत वेस्ट कियो। तो इस तरीके से थोड़ा सा एटीट्यूड मारो ना। ऐसे भी नहीं मारना कि अगले की ईगो हर्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अपना अपने स्टैंडर्ड रखना है। तो कहते हैं जो हम भारतीय लोग हैं ना, हम फुटबॉल की तरह होते हैं। सामने दीवार है, बीच में फुटबॉल है, उस फुटबॉल को किक करोगे, वो दीवार पे टकरा के वापस आप ही के पास आएगी। पीछे पीछे भागोगे, आपको वो पीछे पीछे भगाएगी। ठीक है। क्या गेस्ट को अप्रोच करते समय रिक्वेस्ट करनी चाहिए? मुझे लगता नहीं अब इसका जवाब देने की जरूरत है, आप समझ चुके होंगे। है ना, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, जब हम किसी को देते हैं, ऐसे करके देते हैं, ऐसे करके नहीं देते। है ना। तो एटीट्यूड ये वाला होना चाहिए कि आप किसी पे एहसान करने जा रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं करनी। कोई बोले ना मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, वो कोई बात नहीं, रहने दे, मेरे पास बंदे बहुत है ना। मैंने तो सोचा था चल भाई अपना, मेरे को अभी 2 पर्सन ही चाहिए थे, एक मिल गया, एक और मेरे पास था रिक्वायरमेंट कि चलो इसको दे दूं, इसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, नहीं करनी कोई इशू नहीं है ना। ये नहीं कि जसविंदर जी एक बार आ जाओ प्लीज यार, भाई नहीं यार, रिक्वेस्ट है, एक बार देख तो लो, बढ़िया लगे कर लेना, नहीं लगे क्या ही दिक्कत है, मैं कौन सा पैसे लगाने को बोल रहा हूँ, एक बार देख तो लो। अब ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर सीनियर को भी साथ में ले जाते हैं। हाँ जी ज्ञान खान सर, ये मेरा गेस्ट है, गेस्ट भी फिर चौड़ा हो बैठा, हाँ दिखा क्या सिस्टम है, क्या काम है। ऐसे में ज्वाइनिंग निकलेगी ही नहीं, फिर बोलते हो जी मैंने इतने प्लान करा दिए, आईडी नहीं लग रही, नहीं लगेगी। इस तरीके से हमारी अप्रोच गलत है। ज्वाइनिंग आपकी अप्रोच से ही हो जाती है। प्लान कैसा किया डजेंट मैटर। प्लान में पैसा है नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं नहीं है, कंपनी कैसी है नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 90% ज्वाइनिंग आपकी अप्रोच से हो जाती है। आपने बंदे को बुलाया क्या कह के है, किस तरह से बुलाया है। अगर तो बुलाते हुए आप अपनी छवि को बड़ा दिखा पाए, अपने काम की महत्ता दिखा पाए, सामने वाले की नीड क्रिएट कर पाए, फिर तो आईडी 100% लग जाएगी। अगर आप नहीं कर पाए, सामने वाले को ये लग गया कि यार ये कोई अपना फायदे के लिए आया है, इसका कोई लालच है, ये मुझे कहीं फंसाएगा, ये वाली फीलिंग आ गई, फिर जितना मर्जी अपलाइन जोर लगा लो, चाहे गुरविंदर सर को बैठा दो, वो आईडी नहीं लगने वाली। इनविटेशन से ही काम हो जाता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने नॉन लोगों को कैसे बताते हैं जी, कैसे बताते हैं? मुहूर्त रखते हैं ना दुकान का, आपने सुना होगा जी कि दुकान खोली है, मुहूर्त है। अब मुहूर्त रखते हैं, दुकान को सजाते हैं, लोगों को समोसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते हैं। अब हमारा वो समोसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने का मतलब क्या होता है, कि ये कोई भगवान जी को मैं वो कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ कि लोगों को समोसे खिलाऊंगा, दान पुण्य होगा। ये मतलब तो नहीं होता ना। मतलब क्या होता है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैंने किस चीज की दुकान खोली है। मैं शूज का काम करता हूँ, मैं कपड़ों का काम करता हूँ, मेरा ये चीज है कि आपको कल को शूज चाहिए तो भाई की दुकान पे आना, आओ आयो, ये मेरे शूज हैं, देखो ये सिस्टम है, ये दुकान है, ये देख मैंने ऐसे बनाई ऐसे बनाई, हाँ समोसे जरूर खा के जाना, चाय जरूर पी के जाना। वो तो एक बहाना होता है, चलो आया बंदे को कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा, है ना। मेन मकसद तो अपना बिजनेस दिखाना होता है। तो सेम इस बिजनेस में आपकी दुकान कौन सी है और उसका मुहूर्त कैसे करना चाहिए। यहाँ पे आपकी दुकान, आपका, आप खुद हो, आपका शरीर ही आपकी दुकान है। तो जैसे हम दुकान को सजा के रखते हैं ना, हमने अपने आप को भी सजा के रखना है।
अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के हमेशा रहना है। फीमेल्स है मेकअप करके रेडी होके ऐसे लगना चाहिए आप आज शादी में जाने वाले हो। जब आप घर से निकलो तो पड़ोसी को ये लगना चाहिए आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, शादी वगैरह में जा रहे हो, इस तरह से रेडी होके निकलना चाहिए। सेम लेडीज ने, सेम जेंट्स ने। जब आपकी दुकान सजी हुई होगी लोग आपसे पूछेंगे क्या करने लग गए। पहले तो ऐसे ही फटे कपड़ों में घूमते रहते थे देसी, आज क्या हो रहा है, हर रोज सुबह घर से रेडी होके निकलते हो, रोज किसकी शादी में जाते हो। और हम तो चाहते हैं लोग हमसे पूछें। आपके रंग ढंग बदले हुए दिखने चाहिए लोगों को। अपनी दुकान पे खर्चा करें, अपने आप पे अच्छे कपड़े खरीदें, सुंदर दिखना शुरू करें। आप ओवरवेट हो, प्रोडक्ट यूज करें, फिटनेस लाएं। कोई बीमारी है ठीक करें, प्रोडक्टों को यूज करें। अपने आप को परफेक्ट बनाना है आपने। ठीक है जी। गेस्ट को अप्रोच करते टाइम का आपको ट्रेडिशनल मार्केट का माहौल पता है। आपको पता है जी ट्रेडिशनल मार्केट में लोग कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां चली हैं, आज भी चल रही हैं, आगे भी चलती आएंगी, जिन्होंने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। तो किसी ना किसी ने उन कंपनियों में अपने हाथ जलाए होते हैं, या अपने किसी खास व्यक्ति के नुकसान करते हुए देखा होता है, तो वो नेगेटिव ही होते हैं। वो दूध के जले हुए होते हैं। और दूध का जला हुआ फिर लस्सी को भी फूंके मार मार के पीता है, उसको लगता है ये भी तो सफेद है। दूध भी तो सफेद था जिससे मुंह जल गया था। लस्सी भी सफेद है, ये भी मुंह जला देगी। वो तो तब पता चलेगा ना भी लस्सी ठंडी है, मुंह नहीं जलाएगी, जब लस्सी उसको हम पिलाएंगे। है ना। बोलते हैं ना दूध का जला हुआ लस्सी भी फूक फूक के पीता है, छाछ बोलते हैं वैसे। छाछ लेकिन ठंडा होता है, दिखने में दूध जैसा ही लगता है। तो सेम है, वो बोलेंगे अच्छा वर्ल्ड ड्रीम ये भी तो पर्ल जैसी है, क्राउन जैसी है, वहां भी तो बंदे ही जोड़ने थे, वहां भी तो नेटवर्क ही बनाना था। लेकिन ये उसके जैसी नहीं है, कैसे पता चलेगा, जब लस्सी वो पीगा, पिएगा। है ना। तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए मार्केट का माहौल कैसा है, और वो नेगेटिव क्यों है। लोग गलत नहीं है, लोगों के साथ ऐसे स्कैम हुए हैं, उस वजह से वो अपनी जगह पे सही है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लोग तो नेगेटिव है जी, घबराने लग जाते हैं। भाई ये हमारे लिए अच्छी बात है, यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर सारे लोग पॉजिटिव होते, अब मैं जाता जसविंदर जी को प्लान देने, जसविंदर जी बोलते हुसैन नहीं मैं तो फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ वहां पे। मैं जाता कविंदर जी को कहते मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, मैं वहां पे खुश हूँ जी, बहुत पैसा आ रहा है। सोनू जी के पास जाते कहते मैं फलानी कंपनी कर रहा हूँ, मैं वहां खुश हूँ। मैं जिसको अप्रोच करता हूँ कहते मैं कंपनी कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। तो मैं ज्वाइन किसको करवाता, अगर सारे पॉजिटिव ही होते। मेरे पास मौका तो ये है ना, जसविंदर जी कहते ये काम नहीं चलते होते, मैं ये नेगेटिव होके बैठे हैं, मेरा काम क्या है, इनके मन से वो शंका निकालनी, इनको नेगेटिव से पॉजिटिव करना। अपना काम लोग जोड़ने का नहीं है, अपना काम है नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना, उनकी सोच को बदलना। ये चीज आपने सीखनी है। इसमें जितनी जल्दी आप एक्सपर्ट हो गए उतनी जल्दी आप बड़े लीडर बन जाओगे। हमारे पास ये मौका है। अगर सभी लोग पॉजिटिव होते, 150 की 150 करोड़ आबादी कहीं ना कहीं ज्वाइन होती, हम किसको ज्वाइन कराते। आज पूरा इंडिया खाली पड़ा है। जो काम कर भी रहे हैं ना कंपनियों में, वो भी कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे। आप उनको भी अपने साथ वर्ल्ड ड्रीम बैलेंस में ला सकते हो। और आज समाना के अंदर और जूम के अंदर रात को 8 बजे जो अनाउंसमेंट होने वाली है, उससे किसी को ज्वाइन कराना आपके लिए और आसान हो जाएगा। एक और आपको टूल देने वाले हैं जिससे ज्वाइनिंग और आसान होने वाली है। तो क्या फिर ये दोनों सेशन मिस करने चाहिए, रात 8 बजे वाले और समाना वाला। सबसे पहले कौन सी मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। कल रामदेव सर ने बनाया था ना, बताया था लिस्ट बनानी है। एक हॉट लिस्ट होती है जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, बहुत खास होते हैं। एक कोल्ड लिस्ट होती है जिनको हम कम जानते हैं, कि बीच वाले होते हैं, वार्म लिस्ट होती है। किसको पहले बुलाना चाहिए जी, अपनी हॉट लिस्ट को। जो हमारे सबसे करीबी हैं उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए। इसके दो रीजन है। पहले, जो सबसे करीबी है वो आपसे प्रोडक्ट वगैरह ले लेंगे, ज्वाइनिंग वगैरह कर लेंगे, आपका एक पे आउट उठ जाएगा दिखाने लायक। दूसरा,
वो कल को आपका मान लो भाई है, आपका रिश्तेदार, आपका पक्का यार दोस्त है, आपने आज उसको नहीं बुलाया, उसको बाद में बुलाया, वो आपको ब्लेम करेगा, उलाम्बा देगा कि भाई अगर इतना बढ़िया काम था तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया, अब आ रहा है मेरे पास, 2 साल हो गए देखो वर्ल्ड ड्रीम बैलेंस करते हुए, तो अब बता रहा है मुझे, पहले दिन बताना चाहिए था उसको। करे ना करे, हमारा फर्ज क्या बनता है कि अपने खास लोगों को पहले मौका देना कि आओ भाई, पहले आपका है, आप करते हो मोस्ट वेलकम है, नहीं करते हो कल को मत बताना कि पहले नहीं बताया था। ठीक है जी। दूसरी बात भी याद रखना, आपको ये पता चल ही चुका है हॉट लिस्ट को लाने का क्या फायदा है, जल्दी ज्वाइनिंग आएगी आपकी, एक स्टेटमेंट बन जाएगी, आपके लेफ्ट राइट वाला वो सिस्टम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, आपके पास एक रैंक निकल जाएगा ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड उन लोगों से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये हॉट लिस्ट वाले आपको कभी कामयाब नहीं बनाएंगे। आज तक शायद ही कोई ऐसा होगा, रेयर चांस, 99.99% जो कामयाब लोग हैं उनकी कामयाबी में ये हॉट लिस्ट वालों का कोई योगदान नहीं है। योगदान इतना ही था कि शुरुआत ये करवा देते हैं, लेकिन ये लंबा नहीं चलते। अब आपका भाई है, आपकी सुनेगा नहीं, आपका यार दोस्त, आप उसको कुछ सिखाओगे वो आपसे सीखेगा नहीं, तू बड़ा सिखाएगा, है ना, वो आपके हिसाब से चलेगा नहीं, सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, वो छोड़ ही देगा। लेकिन वो आपको कुछ लोग दे जाएंगे, कुछ बंदों से मिलवा जाएंगे जिनसे आप काम करवा जाओगे, आपको एक स्टार्टअप करवा देते हैं। तो इसलिए पहले हॉट लिस्ट को बुलाना चाहिए। बिजनेस प्लान कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं? सबसे बेहतर तरीका होता है बिजनेस प्लान दिखाने का, आप उसको ऑफिस में बुलाएं। दूसरा तरीका है आप उसको अपने घर बुला सकते हो। तीसरा तरीका है, अभी जैसे समाणा में आज सेमिनार होने जा रहा है, आप ऐसे सेमिनारों में बुला सकते हो। चौथा तरीका है आप उसको किसी होटल में बुला सकते हो। सबसे लास्ट से पहले एक सेकंड लास्ट एक और तरीका है, आप जूम पे बुला सकते हो। हमारा शनिवार को प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है और संडे को प्लान होता है, इन 2 दिन आप बुला सकते हो। और सबसे लास्ट ऑप्शन फिर बचता है कि आप उसके घर जा सकते हो, ये सबसे लास्ट में है। अगर शुरू के 5 तरीके काम ना करें फिर आप उसके घर जाओ, हम इसको पहला तरीका ना बनाएं, और सोनू जी मैं आ रहा हूँ आपको, आपसे एक सिस्टम शेयर करना है, ऐसे है ना, सीधा इनके घर नहीं जाना, पहले अपने पास बुलानी। मेरी कोशिश यही होती है, मैं बोलूँ सोनू सर घर पे आ जाओ बैठते हैं, नाले बहुत टाइम हो गया मिले नहीं, या मैं सोनू जी के गांव में जा भी रहा हूँ, इनके शहर में जा रहा हूँ, तो मैं इनके घर ना जाऊं, इनके पास कोई होटल होगा उस होटल में बैठ जाऊं कि सोनू जी मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरी कुछ मीटिंग भी थी, मैं सोचा आपसे भी मिलके चलो, आ जाओ यार यहाँ पे बैठते हैं। समझ रहे हो? कोशिश ये करो। फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप उसके घर भी जा सकते हो, मैंने मना नहीं किया कि नहीं जाना, जा सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन है। आपका मान लो हरमेश जी हैं राजपुरा से, ये ज्वाइन है, अब मैंने राजपुरा में किसी को प्लान दिखाना है या हरमेश जी ने दिखाना है, तो उस गेस्ट के घर जाने से बेहतर है हरमेश जी उसे अपने घर पे बुला लें, वहां पे उनको प्लान दें। अब जब आप किसी के घर पे जाओगे ना, अब मान लो मैं अकविंदर मैम के घर चला गया अकविंदर जी को प्लान दिखाने, ये अभी गेस्ट हैं ज्वाइन नहीं हुए, अब मैं इनको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, इतने में बच्चे आ गए, ये बच्चों को देखने लग गए, कहते सर 1 मिनट रुको, बच्चे स्कूल से आए इनको खाना खिला दें। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा ना जी बच्चों को खाना नहीं खिलाना, बैठो प्लान सुनो पूरा करने दो। करते करते कहते सर 1 मिनट में चाय बना लूं, ये चाय लेने चले गए, पीछे बच्चों ने टीवी चला दिया, शोर हो रहा है, किचन में बर्तनों की आवाज आ रही है, मैं इनको रोक बोल थोड़ी ना कर सकता हूँ कि चुप करो बर्तन नहीं ये करने, टीवी बंद कर दो, नहीं बोल सकता ना भाई, इनका घर है, इनकी मर्जी, जो मर्जी करें। लेकिन मैं हरमेश जी को बोल रहा हूँ आप अपने घर पे बुला लो, हरमेश जी तो ज्वाइन है ना, हरमेश जी को तो मैं बोल सकता हूँ सर टीवी नहीं चलाना जब गेस्ट आएंगे, सर बच्चों को थोड़ा देख के बिठाओ, सर चाय वगैरह बाद में बुला लेना, मैं इनको बोल सकता हूँ, ये मानेंगे भी मेरी बात, गेस्ट को नहीं बोल सकते। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर के घर बुलाना ज्यादा बेहतर रहता है गेस्ट के घर जाने से। बट अगर लास्ट ऑप्शन है जी फिर जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे रेशो कम निकलेगी, क्योंकि हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तो कोशिश करो कुएं को, प्यासे को कुएं के पास बुलाने की, हम कुआं लेके ही चले जाते हैं, या जी अब अपलाइन जी आ रहे हैं आपके घर आपको बताने आपकी प्यास बुझाने, है ना, कुएं को मत ले जाया करो, पैसे को बुलाया करो। गेस्ट को अप्रोच करते टाइम उसकी वाय क्लियर क्यों करनी है, कि यूज उसे ही क्यों इनवाइट कर रहा हूं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं।
क्योंकि कल से फिर इनविटेशन का हमारा शुरू हो जाएगा। तो गेस्ट को जब आप बुला रहे हो तो उसे आपने ये बताना है कि आप उसे ही क्यों चूज किया, उसे ही क्यों बुला रहे हो। मान लो मैं जसविंदर जी को बोलूं, जसविंदर जी एक एक काम है, एक बिजनेस है, दोनों मिलके कर सकते, मतलब कैसे भी करके मैंने अप्रोच की। जसविंदर जी सोचेंगे नहीं, यार हुसन वैसे तो कभी मुझे मिलने नहीं आया, आज इसे मेरी याद कैसे आ गई, आज ये कोई, अगर इसके पास कोई बढ़िया बिजनेस है ये मुझे क्यों बता रहा है, इसके पास तो और भी वो लोग बहुत होंगे। तो जब आप किसी को अप्रोच करो, उसको ये बताना है कि आपने उसी को क्यों अप्रोच किया। मैं जसविंदर जी को बोलूं, जसविंदर जी आपको मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मुझे आप बहुत मेहनती लगते हो, आप ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, और आपकी जो जॉब है आप तो वैसे ही लोगों से घुलते मिलते हो, आपका बोलने की स्किल बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा जसविंदर जी से बेहतर कौन हो सकता है। मैंने देखा कि मान लो किसी और की एग्जांपल लेके देखते हैं, हरिंदर जी हैं, इनका मेडिकल का, मैम क्या काम है मैं भूल गया आपका, कुछ डॉक्टरों का कुछ करते हो आप। जी सर, मैं नर्सिंग कर रही हूँ, अभी मैं आशा वर्कर हूँ। जी। अभी मुझे पता है कि ये नर्सिंग है यानी मेडिकल लाइन से हैं, अब मेरी हॉट लिस्ट में है तो मुझे पता ही होगा ये क्या काम करते हैं ना। तो मैं बोलूँ हरिंदर जी मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो थोड़ा सा मेडिकल लाइन में जानता हो, मेडिकल नॉलेज हो, है ना, नर्सिंग लाइन का हो। मैंने सोचा अरे हरिंदर मैम है, अपने घर के पर्सन है, इनको बताते हैं, है ना। मैंने देखा कि बलविंदर जी की कॉस्मेटिक की शॉप है, तो मैं इनको बोलूं बलविंदर जी मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसकी शॉप हो, कॉस्मेटिक की उसको नॉलेज हो, वो भी इस बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है, इसलिए मैंने आपको याद किया। समझ रहे हो, मैंने बताया कि मैंने आपको क्यों इनवाइट किया। कोई किसी का सीएससी सेंटर है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, किसी की लैब है मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जिसको मेडिकल नॉलेज हो, कोई पढ़ा लिखा है मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो हिसाब किताब रख सके। अब आप बोलो जी एक अनपढ़ है जी और वेला है, अब उसको क्या बोल के इनवाइट करें, कोई खूबी नहीं है उसमें, आपने खूबी बतानी है ना, अब उसमें खूबी नहीं है, उसमें खूबी नहीं है ये भी एक खूबी है। उसको बोलो कि भाई मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो वेला हो। मैं सोचा यार अपने भाई हैं, आपको याद किया है ना, तो जो भी है उसको बताएं कि आपने उसको क्यों इनवाइट किया। नहीं तो वो बंदा यही सोचेगा कुछ गड़बड़ है, इसने मुझे क्यों सोच, ये वो सोचता रहेगा, आपने बता देना है। ठीक है जी। मैंने रामदेव सर को इनवाइट किया कि सर मुझे ना ऐसा बंदा चाहिए था जो एक तो इस एरिया से हो, अभी पूरा ये समाना पातना एरिया खाली पड़ा है, मुझे इस एरिया से बंदा चाहिए था, और मेडिकल का काम है, मेडिकल लाइन का, तो आपको नॉलेज भी है मेडिकल की, आप ऑलरेडी लेबोरेटरी चलाते हो, है ना, आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा यार आपसे बेहतर कौन हो सकता है, आपके साथ मिलके काम शुरू करते हैं। अब सर सुनेंगे ना, क्योंकि मैंने खूबियां बता दी कि मैंने उनको क्यों चूज किया। और दूसरा, जब आप किसी की तारीफ करोगे ना उसको अच्छा लगता है, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, स्पेशली फीमेल्स को। आप चाहते हो ना कोई ज्वाइनिंग करानी है, आप किसी को प्लान देने जा रहे हो, आप उस फीमेल की तारीफ कर देना, आईडी पक्की जी। जैसे मैं करता हूँ, मैं अपनी ट्रिक बता देता हूँ, चलो अभी तो हमारी फैमिली ही बैठी है, मैं किसी फीमेल को प्लान देने जाऊँ ना, मैं उसको इतना बोलता हूँ कि मैम ये फेस वॉश आप यूज करना शुरू कर दो, आप वैसे ही बड़े सुंदर हो, आप और सुंदर दिखना शुरू हो जाओगे, आप अपनी एज से ना 5 साल जवान दिखना शुरू कर दोगे। और सामने से जब जाता हूँ बोलते हैं सर ये फेस वॉश तो देख ही जाओ। तो इस तरह से ना आप उनकी तारीफ किया करो, तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है, स्पेशली फीमेल्स को, जेंट्स को भी है लेकिन लेडीज को थोड़ा ज्यादा होता है, तो तारीफ किया करो। आप किसी की तारीफ करोगे ना तो वो आपको पसंद करना शुरू कर देगा, पसंद मतलब एज अ पर्सन आप उसको अच्छे लगोगे कि हाँ यार ये बढ़िया बंदा है, ये बढ़िया इंसान है। आप उसकी कमियां निकालोगे, आप ऐसे हो वैसे हो, वो आपको नापसंद करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इनविटेशन के ऊपर बात करेंगे, कल थोड़ी सी और टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे, इनवाइट करते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। आज समाना के अंदर मैं भी वहां पे पहुंच रहा हूँ, और शाम को 8 बजे, शाम के 8 वाले जूम सेशन में आपने हर व्यक्ति को बिठाना है, कोई भी साथी हमारा रह ना जाए जो आज शाम के सेशन में ना आए। तो वीडियोस बनाओ जी, वीडियो बना बना के वो अपने उन साथियों को भेजो जो कम आते हैं जूम के अंदर। वो जैसे मैंने वीडियो बना के भेजी थी ना कि नया धमाका होने वाला है, कि नई आपके लिए अनाउंसमेंट होने वाली है,
ऐसी वीडियोस बना के अपने हर पर्सन को आपने भेजनी है, कॉल करके इनवाइट करना है। तो मिलते हैं जी 11 बजे समाना के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ विनर इंटरनेशनल ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग सेशन सर। दोस्तों, आज जैसे सर ने बताया कि हमें इनवाइट और अप्रोच करते